आपकी पहली अपॉर्चुनिटी गीक फॉर गीक्स में थी जहाँ पे आपको डिसेंट पैकेज मिल रहा होगा, राइट? या तो ये जो बाकी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको कैसे मिली? आज की रेट में ना हायरिंग का जो सीन है वो बहुत ही बुरा है। लोगों को रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, कॉलेज के भी, इवन जो फ्रेशर्स हैं। तो उनके लिए आप क्या कहोगे, बिकॉज आपने ही बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस फेस करे? वो प्रोसेस हमें मतलब फॉलो करना है एंड मतलब ऐसा नहीं होना है कि जैसे शुरू में रिजेक्शन आ गए एंड फिर मैंने अप्लाई करना ही छोड़ दिया, मैंने वर्क पे फोकस करना शुरू कर दिया। ओवर टू यू प्रदीप, जानते थोड़ा आपके बारे में, थोड़ा आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। Sure, भैया, sure. Hi everyone, my name is Pradeep. I am working as a software developer at Gamescraft. I graduated in 2023 and I began my career with Geeks for Geeks as SD1, where I worked for around 1 year. After gaining experience from there, I decided to explore for further opportunities and I prepared for around 2 months. And during that time, I secured some of the good offers from companies like Gamescraft, 5paisa, Meesho, and yeah, currently I am here working in Gamescraft. So yeah, that's a small introduction about me. गौरव, अभी तुम्हारा करंट रोल गेम्सक्राफ्ट के अंदर है, कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है? ओके, सो भैया गेम्सक्राफ्ट बेसिकली मतलब इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट गेम डेवलपिंग कंपनीज है। तो गेम्सक्राफ्ट बेसिकली जैसे मतलब 3-4 इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज है, जैसे जंगली गेम्स हो गया, गेम 24x7 हो गया, एंड ये मतलब रियल टाइम रियल मनी वाले गेम्स बनाती है, बैटिंग वाले। जैसे रमी कल्चर हो गया, आपने बहुत ऐड सुना होगा रमी कल्चर का, इनका वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट है। एंड मतलब जैसे माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 होता है, ऐसे ही इनका भी प्रोडक्ट है। तो ये वैसे बनाती है, गेम्स बनाती है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। एंड मेरा रोल बेसिकली यहाँ पे मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूँ, जूनियर लेवल पे हूँ, बट मैं यहाँ पे फ्रंट एंड में हूँ बेसिकली। तो मैं वेबसाइट हैंडल करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे जिस इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, रमी कल्चर, रमी टाइम, पॉकेट 52, पोकर, तो मैं डिफरेंट वेबसाइट्स को हैंडल करता हूँ। तो वहाँ पे मेरा ऐसे रहता है फ्रंट एंड वाला। तो प्रदीप, आपने जैसे कि बताया आपने मल्टीपल ऑफर्स ग्रैब करे, आप जो भी कॉलेज से थे वहाँ का प्लेसमेंट एनवायरनमेंट कैसा, चलो उसमें हम बात नहीं करते, नहीं तो कॉलेजेस को प्रॉब्लम होती है। तो हम इस पर बात करते हैं कि आपकी पहली अपॉर्चुनिटी गीक फॉर गीक्स में थी जहाँ पे आपको डिसेंट पैकेज मिल रहा होगा, राइट? तो ये जो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको कैसे मिली? सो बेसिकली भैया मतलब मेरा कॉलेज उतना अच्छा नहीं था प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। तो कॉलेज जब मेरा ख़त्म हुआ तो मेरे पास ऑफर्स थे, मेरे पास मतलब सर्विस बेस्ड कंपनीज के अराउंड 7 to 8 ऑफर्स थे, बट वही वो 4.5-6 वाले ऑफर्स थे। तो उनका कुछ मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब था नहीं, क्योंकि मेरे को था कि प्रोडक्ट बेस्ड में जाना है, चाहे कम पैकेज दे रहा हूँ पर मेरे को वहाँ पे जाना है। तो गीक्स फॉर गीक्स मेरा मतलब ऑफ कैंपस था। मैंने वहाँ पे लिंक्डइन के थ्रू HR को अप्रोच करा था एंड मेरा वहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। मैंने वहाँ पे SD इंटर्न वर्क करा था। तो 6 मंथ्स की मेरी इंटर्न थी एंड देन 6 मंथ्स के बाद उन्होंने मेरे से बोला था कि PPO हम डायरेक्टली नहीं दे रहे, हम तुम्हारा दोबारा से इंटरव्यू लेंगे। तो उन्होंने मेरे को याद है 3 राउंड्स लिए थे दोबारा एंड फिर मेरे को उन्होंने फुल टाइम दिया था। बट मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स मतलब बहुत सही स्टार्टअप था उस टाइम पे, अभी भी है। एंड मतलब वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, प्रॉपर फुल स्टैक डेवलपमेंट मैंने करा एंड 1 साल मैंने वहाँ पे वर्क करा। एंड उसके बाद आई डिसाइडेड कि मतलब और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स मतलब थोड़ा भी मेंटेनेंस स्टेट में है, वहाँ पे मतलब कुछ नया प्रोडक्ट आ नहीं रहा था। एंड देन मतलब मैंने 2 मंथ्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करा एंड कुछ चीज़ें फॉलो करी जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग ठीक लग रही थी मुझे इंटरव्यू मतलब निकालने के लिए। तो मैंने 2 मंथ्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा एंड बाय गॉड ग्रेस कुछ अच्छे ऑफर्स निकल भी गए। तो वो कौन कौन से ऑफर्स थे, मेरे को एक एक करके बताओगे कि कैसे वो एक एक ऑफर मिला तुम्हें? रिक्रूटर ने रीच आउट किया, तुमने प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया या फिर लिंक्डइन पे अप्लाई किया? ओके, सो भैया बेसिकली जब मैंने मतलब सोचा था कि मेरे को स्विच करना है, तो मैंने कुछ लोगों से बात करी थी मेरी कंपनी में जिन्होंने स्विच करा था रिसेंटली। तो मेरी कंपनी से कुछ लोगों ने काफ़ी सही जगह पे, जैसे गूगल में गए थे कुछ बंदे, एडोबी में गए थे एंड फिजिक्स वाला में गए थे। तो थोड़ा तो मतलब नेटवर्किंग का फ़ायदा होता ही है। तो मैंने उनसे मतलब पूछा एंड फिर मैंने खुद से अपने लिए जो मेरे लिए सही रहेगा वो कुछ बनाया था। तो मैंने बेसिकली 5 प्लेटफॉर्म मुझे याद है जो मैंने यूज़ करे थे स्विच करने के लिए। तो बेसिकली अगर ऑर्डर में बताऊँ तो लिंक्डइन यूज़ करा था मैंने, इंस्टा हायर यूज़ करा था मैंने, वर्कडे यूज़ करा था, नौकरी यूज़ करा था एंड आई थिंक हायरेस्ट यूज़ करा था। तो ये प्लेटफॉर्म्स मैंने यूज़ करे थे एंड मैंने मतलब अपने हिसाब से कुछ अपने टाइम टेबल्स बनाए थे कि
मैं मतलब सिर्फ 9 बजे से लेके 12 बजे, मतलब दिन में सुबह सुबह अप्लाई करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे रिक्रूटर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एंड वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। मैं पूरे दिन में ऐसे जैसे नॉर्मली पहले क्या करता था कि कभी भी अप्लाई करता था, एंड मेरे को उसका बेनिफिट हुआ ही नहीं। बट मैंने फिर जब टाइम फ्रेम डिसाइड करा कि मैं सुबह सुबह अप्लाई करूंगा जब रिक्रूटर्स एक्टिव हैं, तो मेरे को बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो गए थे। तो दैट इज़ वन थिंग जो मैंने फिगर आउट करा था। उसके अलावा मैंने प्रिपरेशन का वैसे रखा था कि भाई डीएसए मैंने पहले से करा हुआ है कॉलेज में, मेरे को रिवाइज करना है। तो मैंने स्ट्राइवर वाली शीट जो है 180 क्वेश्चंस वाली एसडी शीट, वो मैंने एक बार लगा ली थी 15-20 दिन के अंदर, मैंने पहले करी हुई थी वो। एंड मतलब वहाँ से मेरा डीएसए हो गया। मैं फ्रंट एंड के लिए ज़्यादा अप्लाई करता था, तो मैंने रोड साइड कोडर करके ही बंदा है एक यूट्यूब पे, उससे मशीन कोडिंग पढ़ लिया था एंड उससे जावा स्क्रिप्ट वगैरह अच्छे से कर लिया था। एंड इवेंचुअली मैंने फिगर आउट करा कि जितने ज़्यादा मैं इंटरव्यू शेड्यूल करा पा रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन हर इंटरव्यू के साथ उतनी ही अच्छी होती जा रही है। हाँ, और मतलब वही मेरे हिसाब से वही है कि तुम जितने ज़्यादा इंटरव्यूज दोगे, तुम्हें आफ्टर ऑल एक ही निकालना है, जितने ज़्यादा दोगे तुम्हारी प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी। तो हमें मतलब मेन ध्यान तो इंटरव्यू शेड्यूल कराने पे करना चाहिए। तो ऐसे मैंने करा था। तो सबसे पहले मतलब ऐसा हुआ कि 5 पैसा में मेरा हो गया था। मेरे को वहाँ से ऑफर भी आ गया, उन्होंने मेरे को अच्छा खासा हाइक दे के जीएफजी के कंपैरिजन में, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था। एंड इवेंचुअली उसी टाइम पे मेरा गेम्स क्राफ्ट का भी प्रोसेस चल रहा था। एंड मतलब मेरे को याद है कि गेम्स क्राफ्ट का बहुत ही हार्ड होता है इंटरव्यू। मैंने मतलब मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह देखे थे, तो मेरे को था कि यार इसमें तो बड़ा मुश्किल है होना इतनी, मतलब मैंने सीपी वगैरह नहीं करी हुई, एंड ये तो ग्राफ डीपी ये सभी पूछते हैं। तो मतलब थोड़ा मैं डाउन था उस टाइम पे, तो मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया सेकंड राउंड तक गेम्स क्राफ्ट को। एंड मैंने 5 पैसा ज्वाइन भी कर लिया था उस टाइम पे। मैंने फिर 5 पैसा में एक हफ्ते वर्क करा, एंड इवेंचुअली उस एक हफ्ते में बाकी के सारे राउंड्स मेरे गेम्स क्राफ्ट के क्लियर हो गए, मीशो के भी क्लियर हो गए थे। तो मैंने एक हफ्ते में ही 5 पैसा को छोड़ दिया था। एंड मतलब बहुत ही मेरे लिए बहुत वो था, काफ़ी एक्साइटिंग फेज था, क्योंकि गेम्स क्राफ्ट मतलब मैंने जितना पढ़ा था काफ़ी ही सही कंपनी थी उस टाइम पर, अभी भी है मतलब। काफ़ी एक्साइटिंग काम है ऑब्वियसली गेम डेवलपमेंट अपने आप में, क्योंकि वी ऑल हैव बिन थ्रू दैट फेज है, जब हमने गेम खेले हैं अब उसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं, इज़ ऑब्वियसली अ चैलेंजिंग वर्क और काफ़ी एक्साइटिंग भी होता है। तो अच्छा ठीक है, आपने बोला कि 2 महीने के अंदर प्रिपरेशन करी, जिसमें हमने डीएसए के लिए एसडी शीट कर ली, मशीन कोडिंग के लिए आपने रूट साइड करके जो भी बंदे का चैनल है वो बता दिया, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा आपने सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मतलब ऐसा और कुछ भी पढ़ा था आपने? ओके, सो भैया मैंने मतलब सारा ही पढ़ा, तो सारा ही था, ये मेन था जो मैंने आपको बताया। तो मैंने सिस्टम डिज़ाइन भी करा था, एंड मैंने जो मतलब हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़े थे। मतलब सब में से ही पूछा गया था, बट वो वाला जो मैंने शुरू में बताया मशीन कोडिंग, वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था सारे इंटरव्यूज में। अच्छा। सिस्टम डिज़ाइन के लिए मैंने गौरव सेन की वीडियोस फॉलो करी थी, कीर्ति की वीडियोस फॉलो करी थी यूट्यूब से। एंड वहाँ से मतलब जैसे मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो उतना ज़्यादा डीप डाइव नहीं कर रहे थे, बट ऊपर का मैंने उन वीडियोस से कवर अप कर लिया था। तो मेरे से, जैसे मेरे को अभी भी याद है, स्प्लिट वाइज बनवाया था मेरे से गेम्स क्राफ्ट में उन्होंने डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन वाले इंटरव्यू में। एंड मतलब वो हो गया था मेरा। एंड आई थिंक उसके लिए मैंने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए मैंने कोड हेल्प जो चैनल है लव बब्बर का, वहाँ पे वीडियोस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस की, मैंने वो देखी थी। तो मतलब मेरे हिसाब से मैंने अपने लिए ऐसे सारे चैनल्स में से जो बेस्ट मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ से ये सही चीज़ है, वो फिगर आउट करी। मैं वैसे नहीं गया कि किसी एक बंदे की ही सारे रिसोर्सेज फॉलो करूँ, जो मतलब फिल्टर आउट करके जो मेरे लिए बेस्ट है एंड जो जिस पे कंटेंट अच्छा है वो फॉलो करा, एंड इवेंचुअली वर्क करी चीज़ें। मतलब शुरू में ऐसा हो रहा था कि जब मैंने इंटरव्यूज देने शुरू करे, तो पहला 1 हफ्ता मेरे को याद है कि मेरे फर्स्ट या सेकंड राउंड में मेरे को रिजेक्शन आ जा रहा था। उस टाइम पे तो बहुत लो फील कर रहा था मैं कि यार हो ही नहीं रहा है, पहले राउंड के आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। पर मैंने फिर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते में ऐसा हुआ कि लास्ट राउंड तक मैं पहुँच पा रहा हूँ, वहाँ से रिजेक्ट हो रहा हूँ। एंड फिर 1 महीने बाद ऐसा हुआ कि ऑफर्स आने शुरू हो गए। तो मतलब अकॉर्डिंग टू मी वो प्रॉपर प्रोसेस होता है, तो मैं फिगर आउट होता रहता है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अभी बस एक स्टेप और है। एंड इवेंचुअली मतलब उस टाइम पे मेरे को याद है मेरा एडोबी में भी एंड मिंत्रा में भी चल रहा था, एंड लास्ट में जाके मैं एकदम वहाँ पे मेरा ख़त्म हुआ था, राउंड हो नहीं पाया था। बट मतलब मेरे को समझ में आ रहा था हर इंटरव्यू के साथ कि कहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, एंड मैं वो फिगर आउट करके कोशिश कर रहा था कि बाकी के राउंड्स में, बाकी इंटरव्यूज में वो ना कर पाऊँ इश्यूज क्रिएट दोबारा से।
तो आपने रेफरल लिए थे अप्लाई करते टाइम या डायरेक्टली अप्लाई करते थे करियर पोर्टल पे जाके? सो भैया मतलब मेरा ये था कि मैंने एक शीट बनाई थी अपने एंड पे, मतलब उन कंपनीज की जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैकेज से ऊपर दे रहा है, मतलब जितना मेरे को ठीक चाहिए है। था। एंड उसके बाद मैं कोशिश करता था, तो वो शीट भी एक तो काफ़ी बड़ी बन गई थी, तो मैं कोशिश करता था कि मैं डेली मतलब 50 कंपनीज में तो एटलीस्ट अप्लाई कर ही रहा हूँ। और मतलब अप्लाई करने का प्रोसेस मेरा ऐसा रहता था कि मैंने लिंक्डइन पे भी 2 आईडीज बना रखी थी, एक से रेफरल मांगता था एंड एक से मतलब रिक्रूटर्स को रीच आउट कर रहा था। एंड मतलब मैंने रेफरल्स का भी एक पार्ट मतलब ये फिगर आउट करा था अपने एंड पे कि रेफरल जब भी मैं मांगता था, मैं कोशिश करता था कि SD2 SD3 या फिर इंजीनियरिंग मैनेजर से मांगूँ कंपेरिजन टू SD1 से मांगने के। तो क्योंकि मतलब ऐसा था कि मेरे हिसाब से SD2 SD3 का रेफरल थोड़ा ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल रहता है, ये मैंने थोड़ा फिगर आउट करा था। एंड उसका मेरे को इवेंचुअली फ़ायदा भी हुआ क्योंकि इंटरव्यू शेड्यूल होने शुरू हो गए थे जब मैं किसी हायर वाले बंदे से मांग रहा था रेफरल। एंड मतलब रेफरल्स भी मांगे थे, रेफरल्स मिले भी थे। एंड मतलब गेम्स क्राफ्ट से तो मेरे को इनकी तरफ से ही कॉल आया था, मैंने इस पे अप्लाई भी नहीं करा था। बट रेफरल्स इवेंचुअली वर्क करते हैं कंपैरिजन टू खुद से अप्लाई कर रहे हो तुम कैरियर साइट पे जाके, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही लोग कर रहे होते हैं। बट तुम्हें ये फिगर आउट करना होता है मेरे अकॉर्डिंग कि रेफरल मांग किससे रहे हो, वो वाला रेफरल कन्वर्ट होगा भी कि नहीं होगा। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हमें फिगर आउट करनी पड़ती हैं, फिर हो जाता तो है। जितनी भी कंपनीज थी उनकी जनरलाइज हायरिंग प्रोसेस बताओ कि कितने इन ऑन एवरेज टेक्निकल राउंड्स थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, कितने Okay. सिस्टम डिज़ाइन के राउंड थे, कितने डिफ़िकल्ट राउंड थे? ओके, सो भैया मेरा ना मतलब जो मैक्सिमम लंबा इंटरव्यू चला था वो गेम्स क्राफ्ट का ही था। इसमें मेरे टोटल 7 राउंड्स हुए थे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा थे। मतलब मैंने मेरे मैनेजर से अभी भी बात होती है तो वो बोलते हैं कि भाई तेरे तो सबसे ज़्यादा ही हुए थे राउंड्स। एंड उसमें शायद इशू ये था कि वो बंदे SD2 वाला बंदा ढूंढ रहे थे एंड इवेंचुअली मैं SD1 था, पर मेरा प्रोसेस ऑलमोस्ट उसके हिसाब से ही हुआ था, पर मैं SD1 था इसलिए थोड़ा ज़्यादा खिंच गया। तो यहाँ पे मेरे 5 राउंड्स हुए थे टेक्निकल, जिसमें OA भी था। एंड उसके अलावा मेरा एक HR एंड एक वर्क कल्चर राउंड हुआ था, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। टेक्निकल राउंड्स का देखें तो मेरे यहाँ पे 2 DSA राउंड्स हुए थे, 2 मेरे एक जावास्क्रिप्ट का हुआ था एंड एक प्रॉपर React JS का राउंड हुआ था, एंड मेरा एक सिस्टम डिज़ाइन राउंड हुआ था। तो ये मतलब पहले मेरा SD2 ने लिया था, फिर TL ने लिया था, फिर इंजीनियरिंग मैनेजर ने, फिर VP ने एंड फिर सीनियर VP ने। इस टाइप से प्रॉपर हायरकी वाले बंदों ने राउंड्स लिए थे। एंड इसको छोड़ के जो बाकी कंपनीज में मेरे हुए थे वहाँ पे मैक्सिमम 3 से 4 राउंड ही हो रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं हो रहे थे। तो वहाँ पे हर जगह मतलब सेम ही था कि 2 राउंड्स या 1 राउंड शुरू का DSA का होगा, वहाँ पे मीडियम टू हार्ड लेवल लीड कोड के क्वेश्चंस हो रहे थे। पर मैंने ऑब्जर्व करा कि अभी मतलब उतना ज़्यादा DSA में डीप डाइव नहीं हो रहे हैं लोग बार, अभी डेवलपमेंट में भी अच्छा खासा पूछ रहे हैं। तो 1-2 राउंड मेरे DSA के होते थे एंड फिर मेरा डेवलपमेंट में, सिस्टम डिज़ाइन में भी जैसे स्प्लिट बाइज बनवा लिया मेरे से, क्रिक बस भी बनवाया था, मेक माई ट्रिप, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो जनरलाइज्ड क्वेश्चंस ही थे अकॉर्डिंग टू मी, बट हमें बस वही है कि ऑप्टिमाइज करके बहुत अच्छे से दिखाना होता था। जैसे मेरे जितने भी DSA राउंड्स हुए हैं, मेरे को हर राउंड में मतलब प्रॉपर ब्रूट फोर्स से लेके ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तक 3-3 सॉल्यूशंस बताना पड़ रहा था, चलाना पड़ रहा था कोड। तो वो चीज़ फिगर आउट करनी है, मतलब जो तुम आंसर दे रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए, चाहे मतलब सबका मत दो, थोड़े दो, पर बिल्कुल एकदम क्रिस्प एंड सॉलिड आंसर होना चाहिए। तो प्रदीप, आज की डेट में ना हायरिंग का जो सीन है वो बहुत ही बुरा है। लोगों को रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, कॉलेज के भी, इवन जो फ्रेशर्स हैं। तो उनके लिए आप क्या कहोगे, बिकॉज आपने ही बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस फेस करे। अगर मैं बोलूँ कि आपने वो लिस्ट बना रखी थी जैसे कंपनीज की, 50 कंपनियों में डेली अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो उसमें से बहुत रेयर चांस है कि आपको रिस्पॉन्स आए भी, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो ये बहुत कम ROI है या फिर रिवर्ट है, आपको बहुत कम परसेंटेज रिवर्ट है। तो कैसे आपने उसको डील किया एंड लाइक हाउ यू, वो माइंडसेट क्या था उस दौरान पे आपका? तो मतलब भैया इतना तो मेरे को दिमाग में था क्लियर कि रिसेशन का टाइम चल रहा है, 2024 पूरा ऐसे ही है एंड उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं। पर मतलब मेरे को था कि अगर मैं प्रॉपर पाथ फॉलो करूँगा ना
तो शायद मतलब कुछ इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगे। एंड मेरे दिमाग में, मेरे को याद है शुरू से ये था कि मेरे को बस 10 इंटरव्यू कॉल्स अपने लेके आने हैं एंड उसमें से एक नो निकल ही जाएगा फॉर श्योर, है ना। बट बात वही है कि तुम्हें 1000 कंपनी में से 10 इंटरव्यू कॉल्स आ जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी इतने लोग अप्लाई करते हैं एंड इतने सारे लोग हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड रिसेशन भी है ऊपर से। तो आई थिंक मतलब मैंने 2-3 चीज़ें जो सही करी थी वो यही थी। जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह के टाइम पे अप्लाई करता था एंड पहले क्या होता था कि मैं कभी भी अप्लाई कर रहा हूँ, रात को सोते टाइम फ़ोन स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अप्लाई कर रहा हूँ। एंड मतलब आई थिंक उसका उतना फ़ायदा मेरे को कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन ऐसे क्यू में चला जाता है एंड फिर वो मतलब क्यू देखता ही नहीं है रिक्रूटर। तो मतलब जैसे एक तो अप्लाई करने वाला एंड कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, किन लोगों से रेफरल मांगना है, वो शायद मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से फिगर आउट हुआ। मैं कोल्ड मैसेज कर रहा हूँ लिंक्डइन पे तो किस हिसाब से कोल्ड मैसेज लिख रहा हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख दे रहा मतलब। तो मैं थोड़ा ऐसे मतलब थोड़ा ट्रस्ट करना है गॉड पे एंड अच्छे से मतलब करना है कि भाई मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उस टाइम पे जैसे मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे 2 महीने में चाहिए ही चाहिए जॉब, वरना मतलब बेकार है इतना मेहनत करना। तो वो सारी चीज़ें, एक तो तुम्हें मतलब कि निकालना, इंटरव्यू कॉल्स कैसे इकट्ठे करने हैं वो तो फिगर आउट करना है एंड प्रिपरेशन साइड बाय साइड करते रहनी है। जैसे मैंने सिर्फ रिवाइज करा था डीएसए लास्ट में, बट प्रिपेयर मेरा हमेशा से था डीएसए। मतलब मैं कॉन्टेस्ट देता रहता था लीड कोड के, तो वो मतलब एक प्रैक्टिस हमेशा से रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और बाद में तुम एक कोई क्रिस्प सा रिसोर्स ढूंढ के अप्लाई कर लो। एंड मैं जैसे बताया मैंने कि जब मैंने 2 महीने का ये था तो शुरू में इतने सारे रिजेक्शन आए थे मेरे को। पार्क प्लस से रिजेक्शन आया था, एडोबी से आया था एंड जो कुछ कंपनीज में मतलब रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा मतलब रिजेक्शन थे मेरे स्टार्टिंग में, बट मेरे को ये था कि हर स्टेप के साथ मैं कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ अपने अंदर एंड वो मेरे को फील हो रहा था, क्योंकि मैं राउंड्स में आगे बढ़ता जा रहा था। शुरू में राउंड्स निकल ही नहीं रहते एंड फिर इवेंचुअली फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड क्लियर हुआ, थर्ड क्लियर हुआ, फिर लास्ट वाले भी क्लियर होना शुरू हो गए। तो वो प्रोसेस हमें मतलब फॉलो करना है एंड मतलब ऐसा नहीं होना है कि जैसे शुरू में रिजेक्शन आ गए एंड फिर मैंने अप्लाई करना ही छोड़ दिया, मैंने वर्क पे फोकस करना शुरू कर दिया। वो नहीं करा मैंने। मतलब रिजेक्शन आ भी रहे हैं तो भी ठीक है, आ रहे हैं, एटलीस्ट मेरे को इंटरव्यू कॉल्स तो आ ही रहे हैं। तो मैंने वैसे करा एंड आई ट्राइड कि मेरे को हर स्टेप के साथ इंक्रीज करना है अपना लेवल एंड वो इवेंचुअली वर्क करता है। मतलब ये थोड़ा डिसिप्लिन से तुम्हें फॉलो करनी है चीज़ें, तब शायद वर्क करना शुरू हो जाते हैं। यार डेफिनेटली कमिटमेंट और डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात रेज्यूमे की, तो जो रेज्यूमे टेम्पलेट होगा प्रदीप को मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप लोग को उसी की तरह बनाना है तो जो भी इन रिसोर्सेज, जो भी लिस्ट यूज़ करी वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। आपको प्रदीप से कनेक्ट करना है तो उनके जो सोशल हैंडल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट प्रदीप फॉर योर टाइम, रियली अप्रिशिएट इट। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।